वेलकम बैक। 72 घंटे से पंजशीर घाटी में मुंह की खाने के बाद तालिबान ने बीती रात नॉर्दर्न अलायंस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कई मोर्चों पर छिड़ी भीषण जंग में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस हमले के बावजूद तालिबान को करारी शिकस्त मिली और पंजशीर के लड़ाकों ने पास के ही एक और प्रांत के 2 जिलों से तालिबान को उखाड़ फेंका है। तालिबान को अपने 40 आतंकियों के शव छोड़कर भागना पड़ा है। पंजशीर घाटी में तालिबान और एनआरएफ के बीच जारी भयंकर जंग की ये तस्वीरें हैं। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के जाबाजों की जवाबी कार्रवाई की ये तस्वीरें हैं। अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान के हमले के जवाब में एनआरएफ की तरफ से बरसते रॉकेट की ये तस्वीरें हैं। तालिबान आतंकी को निशाना बनाकर दागे जा रहे BM-40 रॉकेट की ये तस्वीरें हैं। विद्रोही नेता अहमद मसूद और पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घुटने नहीं टेकने से भड़के तालिबान आतंकियों ने पंजशीर घाटी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, तो उन्हें उसी अंदाज में जवाब भी मिला। ऐसा जवाब जिसकी तालिबान ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तालिबान ने अमेरिका से मिले हथियारों का मुंह पंजशीर की तरफ मोड़ा तो दोनों तरफ से भीषण बमबारी शुरू हो गई। पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेरने वाले तालिबान के आतंकियों और एनआरएफ के बीच रात भर भीषण बमबारी होती रही। सुबह जब नतीजा सामने आया तो तालिबान के सपने रात के अंधेरे में स्वाहा हो चुके थे। एनआरएफ ने दावा किया कि इस लड़ाई में 470 से ज्यादा तालिबान ढेर हो गए, जबकि 390 से ज्यादा घायल हैं। जबकि एनआरएफ के लड़ाकों ने 43 तालिबानी आतंकियों को हिरासत में भी ले लिया। ये आंकड़े ही तालिबान की हार की कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई में पंजशीर के भी कुछ लड़ाकों के हताहत होने की खबर है। बातचीत नाकाम हुई तो नौबत जंग तक पहुंची और जंग छिड़ी तो रात के अंधेरे में बमों की बारिश और रॉकेट के हमलों से इतिहास बनाने और मिटाने का संघर्ष शुरू हो गया। अब तक इस जंग में पंजशीर का पलड़ा भारी है और इसकी वजह मसूद की सेना की रणनीति को माना जा रहा है। एनआरएफ के लड़ाकों ने पंजशीर के पहाड़ की चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जहां से दुश्मन की हर हलचल पर वो आसानी से नजर रख रहे हैं। पहाड़ की चोटियों से नीचे दिख रहे तालिबानी आतंकियों को निशाना बनाना आसान हो गया है। यही नहीं, एनआरएफ ने पंजशीर के पास के प्रांत के 2 जिलों को भी तालिबान के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। पंजशीर प्रांत की तरफ से ट्विटर पर दावा किया गया कि उसके लड़ाकों ने परवन और बगलान से तालिबान को खदेड़ दिया है। यही नहीं, एनआरएफ का दावा है कि उन्होंने तालिबान को बाडकशान प्रांत में भी जोर का झटका धीरे से दिया है। बताया गया कि बाडकशान प्रांत के कमांडर ने बिना लड़ाई किए ही हथियार डाल दिए। अब बाडकशान के कमांडर एनआरएफ से जुड़ गए हैं। उनके 217 लड़ाके भी एनआरएफ में शामिल हो गए हैं। तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। इसी सच्चाई में कई तालिबान भी तालिबान के साथ छोड़ दिया और नॉर्दर्न अलायंस की तरफ आया। बदख्शान में लड़ाई था, बदख्शान में कुछ लोग इस तरह हुआ, तखार सूबा में, बगलान सूबा में, परवान जो पंजशीर के साथ है, परवान में और कापिसा में नॉर्दर्न अलायंस के लोग को बहुत बड़ा कामयाबी मिल गया। जाहिर है काबुल तक आसानी से पहुंचे तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के सामने जबरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा है। इससे एनआरएफ के जवानों के हौसले बुलंद हैं। पंजशीर के किले को अभेद बनाने में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का तो योगदान है ही। बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के 5 शेरों की वजह से तालिबान की सांसें फूल गई हैं। एक अफगानी पत्रकार ने दावा किया कि तस्वीर में दिखाई दे रहे लोगों की तालिबान को कड़ी टक्कर देने में अहम भूमिका है। इनमें सबसे पहला नाम सालेह एम रेगिस्तानी का है। इन्हें अहमद शाह मसूद का करीबी माना जाता है। तस्वीर में दूसरे नंबर पर बैठा शख्स है हामिद सैफी, जो पहले अफगान नेशनल आर्मी के अधिकारी भी थे। वो भी तालिबान के खिलाफ पंजशीर की लड़ाई में अहम किरदार निभा रहे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर हैं मुबीन खैर खां, जो पहले आंतरिक मंत्री के सलाहकार थे।
और चौथे नंबर पर बैठे हैं खालिद अमीरी। ये अफगानिस्तान में कमांडो थे, जबकि इस पूरी रणनीति को बनाने वाले पांचवें शख्स का नाम है मुनीब अमीरी, जो पहले कमांडो थे और अब पंजशीर के लड़ाकों के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। पंजशीर ने किसी भी सूरत में तालिबान के आगे ना झुकने की कसम खा ली है, इसलिए वहां इस जंग में जीत के लिए हर किसी ने पूरी ताकत लगा दी है। रात की भीषण बमबारी के बाद अमेरिका के वहां छूटे पुराने हथियारों को एनआरएफ के लड़ाके रिपेयर करते दिखे, यानी उनका जज्बा आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक जंग लड़ने वाला है। तालिबान और एनआरएफ के बीच चल रही भीषण जंग को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि अलकायदा भी तालिबान का साथ देने पहुंच गया है। फिर भी पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाकों के हौसले बुलंद है और वो किसी भी कीमत पर तालिबान को अपनी धरती पर कदम नहीं रखने दे रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन तालिबानी सरकार का गठन कब होगा? तालिबान की तरफ से बताया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का सबसे बड़ा चेहरा मुल्ला बरादर होंगे और यह भी तय है कि देश शरिया कानून के हिसाब से ही चलने वाला है। काबुल की सड़कों पर तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियों का मार्च, उस पर सवार तालिबान के लड़ाके और तालिबान का लहराता सफेद झंडा। तालिबान के लड़ाकों की देखरेख में काबुल में राष्ट्रपति पैलेस की सजावट और तैयार होते नए झंडे। इन सब से संकेत साफ है कि तालिबान सरकार के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हर किसी को तालिबान की सरकार के ऐलान का इंतजार था और धीरे धीरे तालिबान की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मुल्ला गनी बरादर ही अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार के सबसे बड़े चेहरे होंगे। मुल्ला गनी बरादर के नाम की अटकलें पहले से ही लग रही थी, इसलिए किसी को भी इसे जानकर हैरानी नहीं हुई। असल में मुल्ला गनी बरादर तालिबान की नींव रखने वालों में से एक है। वो तालिबान की बुनियाद रखने वाले मुल्ला उमर के करीबी और सबसे भरोसेमंद कमांडर रहे हैं। मुल्ला गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और 2018 में उन्हें शांति वार्ता के लिए रिहा करने के बाद तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख बना दिया गया। मुल्ला बरादर दोहा वार्ता में भी शामिल थे। 1996 से 2001 तक जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया, तब मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। बीते कुछ दिनों से तालिबान सरकार और उसमें मुल्ला बरादर को मिलने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर संकेत दिए जाने लगे थे। ما اطمینان کلی میتیم به مردم هیچ تشویشی نداشته باشن. امارات اسلامی افغانستان به خاطر آمده که امنیت را تامین بکنه، حفظ عزت و آبروی مردم را تامین و تضمین بکنه و به خاطر از این ما شب و روز در تلاش هستیم. ان شاء الله حکومت زودتر اعلان میشه، همه دوائر دولتی آغاز به کار میکنن، مردم مشغول به کار میشن، بانک ها و مسائل اقتصادی پس تحرک میان و پس ان شاء الله کشور به سوی अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान सरकार के लिए सारी अड़चनें खत्म हो गई थी। इसके बाद हर किसी को सरकार के ऐलान का ही इंतजार था। लेकिन सरकार बनने में हो रही देरी की वजह से धीरे धीरे पर्दा हटा। बताया गया कि सरकार के गठन से पहले ही तालिबान और उससे जुड़े बाकी संगठनों के बीच सत्ता के लिए जंग तेज हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण हक्कानी और याकूब गुट के बीच की फुटअव्वल बताई गई। अफगानिस्तान में कैसी सरकार हो और इसमें किन लोगों को जगह मिले, इसे लेकर कई दिनों से कंदहार में बातचीत चल रही थी। इसी बैठक में तय हो गया था कि शेर मोहम्मद अब्बास और मुल्ला याकूब को भी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। इस बैठक में सरकार के गठन को लेकर याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच खींचतान भी हुई। हालांकि तालिबान नेतृत्व दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदरूनी कलह धीरे धीरे बाहर सामने आ ही गई। तालिबान का हार्डलाइनर गुट सत्ता में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता था। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब राजनीति से जुड़े लोगों के बजाय सेना से जुड़े लोगों को सरकार में शामिल करना चाहता था, लेकिन दोहा ऑफिस के तालिबानी नेता दूसरे पक्षों को भी शामिल करना चाहते थे। राजनीति से जुड़े लोगों को सरकार का चेहरा बनाने के पक्ष में मुल्ला बरादर भी थे। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तालिबान के सबसे बड़े नेता हिबतुल्लाह अखंजादा की अध्यक्षता में कंदहार में बैठक हुई। इसी में सरकार की सूरत तय की गई। इसी बैठक में तय हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ईरान की तर्ज पर बनेगी, जिसके मुताबिक सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी।
इसके मुताबिक धार्मिक परिषद, जिसे शूरा कहा जाता है, सरकार के लिए दिशा निर्देश यही तय करेगी। शूरा में तालिबान के बुजुर्ग नेता और तमाम कबीलों के लोग होंगे। दोहा वार्ता में शामिल 80% चेहरे तालिबान सरकार में शामिल हो सकते हैं। शेर अब्बास तानकज़ई को नई सरकार का विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। करज़ई और अब्दुल्ला को सरकार में जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हें किसी सलाहकार समूह में रखा जा सकता है। समझा जा रहा है कि नई सरकार में हक्कानी ग्रुप की आधी हिस्सेदारी हो सकती है, इसलिए गुलबुद्दीन हिकमतयार को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। अभी ये कार्यवाहक सरकार होगी। नए संविधान के लागू होने के बाद ही स्थायी सरकार का गठन होगा। ये भी बताया गया कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद संविधान को रद्द कर 1964-65 के पुराने संविधान को ही फिर से लागू कर सकता है, क्योंकि तालिबान का मानना है नया संविधान विदेशी मुल्कों के अधीन बनाया गया था। इस फैसले की झलक भी मिलने लगी है। तालिबान ने काबुल की एक मस्जिद से घोषणा की। इसके मुताबिक चोरी के जुर्म में पकड़े जाने पर शरिया कानून के तहत आरोपी के दोनों हाथ काटे जाएंगे। यानी तालिबान सरकार का रंग रूप फिलहाल तय हो गया है और अंदरूनी कलह थमता दिख रहा है। लेकिन ये तालिबान का नकली चेहरा है। मजहब के नाम पर खून खराबा करने वाले तालिबान के आतंकी जब पंजशीर के लड़ाकों के डर से भागे तो गुलबहार की एक मस्जिद में बम छोड़ गए। एनआरएफ ने तालिबान की इस करतूत को इस्लाम विरोधी बताया है। तालिबान की इस हरकत के बाद गुलबहार में लोग उनके खिलाफ गुस्से से भरे नजर आए। दरअसल तालिबान में सरकार के गठन और इसके बाद उसके कामकाज पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। तालिबान के काम का तरीका धीरे धीरे सामने आने लगा है। अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे अफगानिस्तान के उस दौर में लौटने की आहट मिलती है जिसे बर्बर युग कहा जाता था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बरादर की संभावित सरकार को महिलाओं ने चुनौती दे दी है। महिलाएं तालिबानी सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर हेरात में सड़कों पर उतर आई हैं। एक तरफ तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ मजहब के नाम पर बन रही सरकार को लेकर कई कट्टरपंथी खुश भी नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के हेरात में हाथों में विरोध की तख्तियां और जुबां पर नारे लेकर सड़कों पर महिलाओं का उतरना कोई मामूली घटना नहीं। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए घर के बाहर जगह न होने की दलील देने वाले तालिबान के राज में बुर्का नशी महिलाओं का प्रदर्शन कोई मामूली घटना नहीं। अफगानिस्तान में सड़कों पर 50 से ज्यादा महिलाओं का रैली निकालकर सभा करना कोई मामूली घटना नहीं। ये महिलाएं तालिबान के खौफ और दहशत के बावजूद घर की दहलीज लांघकर सड़कों पर निकली हैं, तो इसका एक खास मकसद है। इन महिलाओं की मांग है कि भले ही देश में तालिबान की ही हुकूमत क्यों न हो, उनसे उनका हक नहीं छीना जाए। इन महिलाओं की मांग है कि तालिबान की सरकार में महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये महिलाएं हेरात में गवर्नर के दफ्तर के बाहर तक पहुंच गईं और कहा कि बीते 20 साल में संघर्ष कर उन्होंने जो कुछ हासिल किया अब वो उसे खत्म नहीं होने देंगी। حق و حقوقی که به مدت 20 سال تلاش کردین، زحمت کشیدین، دستاوردهای اخیر زنان نباید نادیده گرفته بشه. خواست ما از جامعه جهانی است که به خواسته های زنان لبیک بگن و صدای تک تک از زنان و جوانان افغانستان در سرتاسر دنیا باشن. इन महिलाओं का दावा है कि वो एकजुट हैं और उन्हें अपना हक मांगने में किसी का डर नहीं। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह महिलाओं के लिए दफ्तर के दरवाजे बंद होने की खबरें आईं, उसने इन महिलाओं को हिला कर रख दिया। महिलाओं के लिए बिना पुरुषों के घर से बाहर निकलने पर रोक और 10 साल से ज्यादा उम्र में पढ़ाई पर रोक की खबरों ने भी इन्हें झकझोर दिया। अब ये महिलाएं नारा लगा रही हैं, बुर्का पहनने को हैं तैयार, मिले पढ़ने का अधिकार। من میخوایم میره بگویم که ما 20 سال قبل به جرم متعلم بودن و بعد از 20 سال به جرم آموزگار بودن یا زن بودن خانه نشین شدم. हेरात में महिलाएं प्रदर्शन के लिए निकली तो इसने काबुल की महिलाओं को भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दी। काबुल में भी कुछ महिलाएं ऐसी ही मांगों को लेकर विरोध जताने सड़कों पर निकल आईं। इस गुस्से की वजह साफ है। 20 साल पहले जिन्हें पढ़ाई करने और स्कूल जाने पर अपराधी माना जाता था, अब 20 साल बाद उन्हें टीचर और महिला होने की वजह से अपराधी माना जाना गवारा नहीं, भले ही अंजाम कुछ भी हो। जाहिर है पिछले 20 सालों में कुछ बदला हो या ना बदला हो, अफगानिस्तान में रहने वाली कई महिलाओं की सोच जरूर बदल गई है। तालिबान ने जब काबुल में
कदम रखा तो उन्होंने अपना उदारवादी चेहरा दिखाते हुए ये कहा कि महिलाओं को वो उनका पूरा अधिकार देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, तालिबान के कदम अफगानिस्तान में और मजबूत हो रहे हैं, वैसे वैसे उनका असली चरित्र और दोमुहा चेहरा सामने आ रहा है। यही कारण है कि महिलाओं में नाराजगी बढ़ रही है। एक तरफ महिलाएं अपनी असली आजादी की मांग करती दिखीं, तो दूसरी तरफ काबुल से एक अलग आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। तालिबान के कब्जे के बाद अब काबुल की सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है और ज्यादातर दुकानदार मक्खी मारते। चहलकदमी है तो हथियारबंद तालिबान लड़ाकों की बस, वरना तो शहर में बर्बादी और अमेरिका की छोड़ी कुछ निशानियां ही दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद मजहब के नाम पर तालिबान के आने से कुछ लोग खुश हैं। I'm happy because this is an Islamic country. We are Muslims and Muslims don't like invaders. People were martyred in last 20 years for Islam. Now we are happy that Islam and Muslims are here. लेकिन हर आदमी की ऐसी ही सोच काबुल में भी नहीं। कारोबार चौपट होने, बैंकों के बंद होने और तालिबान के डर से लोगों के घरों से बाहर न निकलने का असर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस अंदेशे ने ही कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। Our business has been hit hard. People do not come to buy things. They might be afraid to come out or they might not have any money. Our business has suffered a lot. There are also lots of issues with banking services. Only the central bank is open. The rest of the banks are still closed. We have lots of problems and people do not have enough money. तालिबान राज का सोच सोच कर ही कुछ परेशान है तो कुछ लोग खुश भी हैं। लेकिन इन सब से हटकर कुछ लोगों को मुल्क के लोगों की जान की फिक्र है। बदले हालात में देश की माली हालत खराब है और इसका सबसे बड़ा असर हेल्थ सेक्टर पर पड़ रहा है। फिलहाल इसकी चिंता तालिबान को भी नहीं, सरकार बनाने और पंजशीर पर कब्जे की तरफ ध्यान देने वाले तालिबान की बेफिक्री देखकर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों ने मीडिया के सामने आकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। इन लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ जाएंगी और हजारों बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इलाज के बिना मर जाएंगे।